आप सभी का अपने YouTube चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सब इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये तीसरा पार्ट है और इसके पहले भी 2 पार्ट पढ़ चुका है वीडियो। उसको आप लोग जो है प्ले स्टोर में जा कर के देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएससी में रिपीटेड प्रश्न है, जो हर एग्ज़ाम में तकरीबन पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। ऑप्शन नंबर बी है उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। ऑप्शन नंबर सी है श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। और ऑप्शन नंबर डी है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो कौन सा उत्तर इसमें असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 56 का हो जाएगा डी। ठीक है, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई थी। उसमें उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीकरण था। ठीक है, ये उत्तर भारत के साथ साथ जो है दक्षिण भारत में भी इसका जो है प्रचलन प्रचुर मात्रा में था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है डी असत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन नंबर 1 है अवंती, ऑप्शन नंबर 2 है गांधार, ऑप्शन नंबर 3 है कौशल, ऑप्शन नंबर 4 है मगध। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। कौन कौन से लोग ऐसे थे जो बुद्ध के जीवन से संबंध रखते थे? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी। केवल 3 और 4 जो थे, मतलब कौशल और मगध जो था वो जो है बुद्ध के जीवन से जो है संबंध रखता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, अजमेर का शासक था, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आजीविकों ने, ऑप्शन नंबर बी है थारुओं ने, ऑप्शन नंबर सी है जैनों ने, ऑप्शन नंबर डी है तांत्रिकों ने। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आजीविकों ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 है अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। ऑप्शन नंबर सी है आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों जो है कथन सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और दूसरा है अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसका जो है राज सिंहासन हथिया लिया था। और ऑप्शन नंबर 3 है आंध्र ने कण्व राजवंश की अंतिम शासक को पद वंचित किया था। ये तीनों जो है ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? 18वें दशक में जो है, जो भारत में लड़े गए थे युद्ध, उनका कालक्रम कौन कौन सा सही है? पहले कौन सा हुआ था, दूसरा बार कौन सा हुआ था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। ऑप्शन नंबर बी है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन नंबर सी है वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन नंबर डी है अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंबर युद्ध पहले हुआ था, उसके बाद प्लासी युद्ध हुआ था, उसके बाद वांडीवास युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो है बक्सर युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए अंबर युद्ध जो है 1749 में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, 1749 में हुआ था। और प्लासी युद्ध जो है 1757 में हुआ था। प्लासी युद्ध जो है 1757 में हुआ था। उसके बाद जो है, उसके बाद आपका वांडीवास युद्ध जो है 1760 युद्ध में 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था। और जो बक्सर युद्ध है, बक्सर युद्ध आपका जो है 1764 में हुआ था। ठीक है, ये सही क्रम से जो है 18वें दशक में जो है ये चारों युद्ध हुए थे, जो 49 में, 57 में, 60 में और 64 में हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ऑप्शन नंबर ए है भीमराज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है भीमदेव प्रथम, ऑप्शन सी है मूलराज, ऑप्शन नंबर डी है जय सिंह सिद्ध राज। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा 79 का? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भीमदेव प्रथम ने महमूद गजनवी के हमले के बाद जो है सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी तक था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति को लूट कर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद जो है भीमदेव प्रथम ने जो है सोमनाथ मंदिर का जो है प्रथम पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गुरु अर्जुन देव। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो है सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ये कौन से गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे, 5वें नंबर के गुरु थे जो है, इन्होंने ही करवाया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों तथा कबीर बाबा, फरीद, नामदेव और रैदास आदि के उपदेश जो है इसमें समाहित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। ठीक है, चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर। तो इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लीजिए, पहले आया था महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, फिर जो है चंगेज खां, फिर तैमूर। ठीक है, सन 1000 से 1026 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले सिबाहुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और अंतिम आक्रमण जो है 1250 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी आया, फिर उसके बाद चंगेज खान ने आया, फिर जो है
तैमूर जो है आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन नंबर ए है पुरंदर, ऑप्शन नंबर 2 है रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी है सलाहार, ऑप्शन नंबर डी है शिवनेर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सलाहार। ठीक है, शिवाजी ने सलाहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे? ऑप्शन नंबर ए है अहमदनगर एवं बीजापुर, ऑप्शन नंबर बी है बीदर एवं बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी है बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर डी है गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद अपनी गोलकुंडा एवं बीजापुर जीतने की अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा 1687 एवं बीजापुर जो है 1686 पर जो है आधिपत्य अपना स्थापित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? ऑप्शन नंबर ए है बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी है हेमू और मुगल, ऑप्शन नंबर सी है हुमायूं और शेर खान, ऑप्शन नंबर डी है बाबर और इब्राहिम लोदी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम और बाबर के बीच लड़ा गया था। एक अच्छा ये बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसको आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी बोध गया में, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर डी कपिलवस्तु में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? तो ये जो है कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में जो है डाइमेकस जो है भारत आया था। स्ट्रैबो एक लेखक थे, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि सीरिया के राजा एंटीयोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो कौन से 4 आर्य सत्य थे उनको जो है क्रम से बैठाना है। पहला है दुख है, ऑप्शन नंबर 2 है दुख का निरोध है, ऑप्शन नंबर सी है दुख निरोध का मार्ग है, ऑप्शन नंबर डी है दुख का कारण है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही पहला है। देखिए पहला कहे थे वो लोग दुख है। ठीक है, ये पहला उनका आर्य सत्यों में से पहला था। उसके बाद दूसरा कहे थे दुख का कारण है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया था दुख का कारण है। उसके बाद है दुख का निरोध है, मतलब दुख के है उसका जो है उपाय है, और दुख का मार्ग है और उसका जो है सॉल्यूशन है। ठीक है, चौथा ये था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ए, बी या सी या डी? तो पहले नंबर पे एक आया है तो ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलोरा एवं गुहा मंदिर संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर 2 है बुद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर 3 है जैन धर्म से। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा इसमें से? तो सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। ठीक है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये ये गुफाएं विभिन्न कालों से बनी हैं और इनमें गुफा संख्या 1 से 12 तक जो है बौद्धों के लिए, और 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए, और 30 से 34 तक जैनियों के संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतर पर बनी है। तो एलोरा के गुहा मंदिर जो है वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म से जो है संबंधित है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में उपयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शन नंबर ए है पुजारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी है स्त्री के लिए, ऑप्शन नंबर सी है गाय के लिए, ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मण के लिए। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाय के लिए। ठीक है। अघन्य शब्द का अर्थ है जो मारी न जा सके, अतः ऋग्वेद के में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है अजंता के गुफा में, ऑप्शन नंबर बी है एलोरा की गुफा में, ऑप्शन नंबर सी है कन्हेरी के गुफा में, और ऑप्शन नंबर डी है कार्ले के गुफा में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कन्हेरी में 100 से ज़्यादा गुफाएं मिली हैं, जो महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित हैं। यहीं पर अमोघ वर्ष प्रथम का एक लेख मिला है, जिसके अनुसार गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाली बोधिसत्व की प्रतिमा जो है प्रतिमा दर्शनीय है, जो सातवाहन शासकों के काल की है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो ऑप्शन नंबर ए है कनकूट, ऑप्शन नंबर बी है हल की संख्या, ऑप्शन नंबर सी है जब्त, ऑप्शन नंबर डी है गल्ला बख्शी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हल की संख्या। ठीक है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में हल की संख्या भू राजस्व वसूली का आधार था, जबकि इसी समय उत्तर भारत में जो है जब्ती राजस्व प्रणाली प्रचलन में थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है फादर एंथोनी मानसरेट, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ऑप्शन नंबर सी है निकोलो मनुक्की, ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंक्वायस वर्नियर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ठीक है। फ्रांसिस्को पल्सर्ट जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की जो डच व्यापारी था। ठीक है। ये जहांगीर के शासन में जो है भारत आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। जो गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हो तक्षशिला लेख जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसको जो है सही क्रम में बैठाना है। तो गांधार कला जो है कुषाण शासक के गांधार कला जो है कुषाण शासक के समय में था, और जूनागढ़ शिलालेख जो है रुद्रदमन फर्स्ट के समय में था,
और मिलिंद पन्हो जो है मिनेंडर, ठीक है, मिनेंडर के समय में था, और तक्षशिला लेख जो है पथिक के समय में था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 2 का डी का 2। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पर इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न बनने ही बनने हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छे से सभी प्रश्नों को देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी है हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर सी है मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम शाह। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह सरकी अंतिम सरकी शासक जौनपुर का था, जिसे बहलोल लोदी ने परास्त कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। ठीक है, तो कौन सा अंतिम शासक था? तो हुसैन शाह था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, बल्कि ये कौन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय था? तो यफार जो है हेस्टिंग्स था। ठीक है, यफार हेस्टिंग्स। ठीक है, यफार जो है हेस्टिंग्स था, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड्स के साथ उनका सही मिलान कीजिए। तीर्थंकर हैं एक तरफ प्रतिभा उनका लक्षण है। तो आदिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ, मतलब उनका प्रतिमा चिन्ह क्या था, उनका जो है वो उनका मतलब चिन्ह क्या था, जो उनको जानने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो आदिनाथ थे वो वृषभ से संबंधित थे। ठीक है, मल्लिनाथ जो थे वो जल कलश से संबंधित थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो सर्प से संबंधित थे। ठीक है, और संभवनाथ जो थे वो अश्व से संबंधित थे। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही मिल रहा है? ए का 1 ही हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर सी है ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा सही? तो सही उत्तर हो जाएगा ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये ऐसा नहीं है, बराबर की गुफाएं सम्राट जो है अशोक द्वारा बनवाई गई थी, जो ईसा पूर्व 3य शताब्दी की है। ठीक है, 6ठी नहीं बल्कि किसकी है? 3य शताब्दी की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो समाप्त हो गए 25 प्रश्न। फ्रेंड्स, कैसे लगे ये 25 प्रश्न? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम अगली कड़ी में मिलते हैं 25
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।